Hello guys, today we'll be starting new chapter from human physiology, ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ओके, एक्चुअली ब्लड है क्या, उस ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ब्लड के जो सेल्स है वो कहाँ बनते हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी यहाँ से एमसीक्यू आए थे। ओके चलो शुरू करते हैं। ब्लड राइट, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लड ले लिया लाइक दिस। तो कुछ मिनट्स के बाद, कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है ये क्लॉट हो जाता है और आपको इस टाइप का फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब कुछ क्लॉटेड ब्लड एंड कुछ दिस टाइप का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये क्या है? सो दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्लड इट्स कॉल्ड एज फॉर्म एलिमेंट्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या है आपके पास है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, दिस आर योर फॉर्म एलिमेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड। ओके, जो कि है 45%। आउट ऑफ 100%, 45% ऑफ द ब्लड आर द सेल्स। उसमें क्या क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है एंड प्लेटलेट्स है। अगर 45% अगर फॉर्म एलिमेंट है तो बचा हुआ 55% क्या है? देखो ये जो है ये आपको क्लियर फ्लूइड दिख रहा है। क्लियर मतलब प्लाज्मा। सो 55% ये जो है इसको कहते हैं द प्लाज्मा फ्लूइड। सो ब्लड में 45% इज अ फॉर्म एलिमेंट एंड 55% इज अ प्लाज्मा। यार प्लाज्मा एक क्लियर, जो हमें क्लियर कलर का फ्लूइड जो दिख रहा है, क्लियर क्यों है? ये क्लियर इसलिए है क्योंकि इसमें 90% तो वाटर ही है। ओके, सो आउट ऑफ 55% का जो 90% है वो है वाटर। अगर 90% वाटर है तो बचा हुआ 10% क्या है? बचा हुआ यहाँ पे है 8% यहाँ पे प्रोटीन्स है। ओके, और बचे हुए यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें यहाँ पे आयंस आ जाएंगे बचे हुए। फाइन, अब बात कर रहे हैं हम प्रोटीन्स की। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड? सो मेन में जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है वो है फाइब्रिनोजन। ओके, अनदर इज ग्लोबुलिन एंड द थर्ड वन इज अल्ब्यूमिन। ओके, तो फाइब्रिनोजन एक्चुअली क्या है यार? देखो मान लो कहीं पे आपको कट हो जाता है, इस टाइप से अगर कट हो गया तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्लॉट होने के बाद, क्लॉट हो जाता है ना ब्लड यहाँ पे, तो क्लॉट होने के बाद अगर आप अगर उसको डिसेक्ट करोगे, मतलब हल्का सा निकाल के देखोगे तो आपको दिखेंगे कि फाइबर्स है यहाँ पे फॉर्म हुए, फाइबर दिखते हैं। व्हाट आर दोस फाइबर? दोस फाइबर्स आर नथिंग बट द फाइब्रिन फॉर्म फाइब्रिनोजन। सो fibrinogen it is mainly involved in the coagulation or the clotting mechanism or the coagulation pathway of the body। वहाँ पे जो मेन है वो है फाइब्रिनोजन। ओके, सो इसका फंक्शन देख रहे हैं हम, ये जो हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो फाइब्रिनोजन मेनली डील्स विद द कोएगुलेशन। ओके, ग्लोबुलिन डील्स विद, हमने देखा है इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA, IgD, ये सब चीजें हमने देखी थी। सो इन globulin deals with the defense mechanism of the body. These are nothing but the antibodies and albumin के बारे में रेफरेंस हमारे पास कब आया था? जब हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म किडनी की जब हम बात कर रहे थे, तब ये चीज़ हमने देखी थी कि फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट में आपको कभी भी अल्ब्यूमिन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अल्ब्यूमिन निगेटिवली चार्ज है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ से फिल्टर पास होकर यूरिन फॉर्म होती है वो भी निगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो अल्ब्यूमिन को रिपेल करती है। तब हमने बात की थी कि अल्ब्यूमिन इज एसेंशियल टू डेवलप ऑनकोटिक प्रेशर। सो अल्ब्यूमिन मेंटेन्स द ऑनकोटिक प्रेशर और मेंटेन्स द ऑनकोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए अल्ब्यूमिन की जरूरत होती है। ऑनकोटिक मतलब क्या? ऑनकोटिक प्रेशर मतलब क्या? प्रेशर डेवलप बाय द प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज द ऑनकोटिक प्रेशर। ओके, ये जो ब्लड वेसल रहता है आपका, इस ब्लड वेसल में जो प्रेशर है उसको कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड देन देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी फॉर द प्रेशर डेवलप बाय द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज द ऑनकोटिक प्रेशर। इसका ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसका इतना ध्यान में रखना है, अल्ब्यूमिन इट इज मेनली इन्वॉल्व टू मेंटेन द ऑनकोटिक बैलेंस। क्लियर है? तो हमने क्या क्या देखा? हमने ये चीज़ देखा है कि ब्लड में 45% तो फॉर्म एलिमेंट है और बचा हुआ 55% प्लाज्मा, 55% में 90% तो वाटर है। अगर इस प्लाज्मा में से मैंने कोएगुलेशन फैक्टर्स अगर निकाल दिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, आपने सबसे पहले ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो क्लॉटिंग फैक्टर यूटिलाइज हो गए ब्लड को क्लॉट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया। मतलब ये जो फ्लूइड है यहाँ पे अब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, मतलब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
प्लाज्मा विदाउट कोएगुलेशन फैक्टर्स और विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इट्स कॉल्ड एज सीरम। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ध्यान से देखना है। ब्लड इट इज फॉर्म ऑफ फॉर्म एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। बचा हुआ है प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रोटीन्स है और वाटर है। प्रोटीन्स में अगर आपने यहाँ से प्लाज्मा में से कोएगुलेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है यहाँ से निकाल लिए, देयर आर डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग मैकेनिज्म दैट इज कोएगुलेशन पाथवे पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम देखेंगे। ओके, तो वो अगर फैक्टर आपने यहाँ से निकाल लिए तो जो बचेगा इट इज कॉल्ड एज अ सीरम। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अच्छा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कुछ इस तरीके का दिखता है, इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा ब्लड बैग, आपने देखी होगी रेड कलर का ब्लड आपको दिखेगा, वैसे ही ब्लड में से प्लाज्मा को आप सेपरेट कर सकते हो और इस टाइप का आपको दिखेगा एफएफपी। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब मुझे बता, ऐसी जरूरत कब होगी कि हम पेशेंट को ब्लड नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्लाज्मा दे रहे हैं। एक पेशेंट है, उसको हम सिर्फ प्लाज्मा दे रहे हैं, कंप्लीट ब्लड नहीं दे रहे, ये हम कब कर सकते हैं? मान लो कि कोई बर्न का पेशेंट है, राइट, बर्न इंजरी हुई है किसी को, अब वहाँ पे होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ डील करना है। अनदर थिंग, हल्का सा ब्लड लॉस हुआ है बर्न इंजरी में, उस केस में हम कंप्लीट ब्लड नहीं देंगे, सिर्फ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, क्योंकि प्लाज्मा में यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म के डील करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए बर्न इंजरीज में जहाँ पे हमें सिर्फ इन्फेक्शन के साथ डील करना है, उस केसेस में, स्पेशल केसेस में हम सिर्फ प्लाज्मा देते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब बढ़ते हैं आगे। ओके, ये जो फॉर्म एलिमेंट्स है आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट, अब इनको डिटेल में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रॉन मतलब रेड कलर, साइट मतलब सेल, रेड कलर के सेल आर कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल। कितने हैं? अगर पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में कितने सेल्स आपको मिलेंगे? मिलते हैं 5 मिलियन सेल्स। दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, इन सब में सबसे ज्यादा कौन है? रेड ब्लड सेल है, इसलिए तो हमारा खून जो है रेड कलर का है। ओके, कहाँ पे बनते हैं यार रेड ब्लड सेल? बनते कहाँ पे? रेड ब्लड सेल दे फॉर्म इन बोन मैरो। ओके, बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसी बनते हैं, डब्ल्यूबीसी बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। लेकिन मुझे बताओ यार कि जो फिटस है, तो जो फिटस है वो तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, उसके पास तो अभी बोन मैरो तो है ही नहीं यार, वो कैसे बनाएगा रेड ब्लड सेल? उसके पास है लिवर एंड यॉक सैक। सो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ रेड ब्लड सेल दे आर फॉर्म इन लिवर एंड यॉक सैक। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहाँ पे मत भूलना। ओके, नहीं तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में भी बोन मैरो मार के आ जाओगे, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आपको। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। रेड कलर, भाई हीमोग्लोबिन रेड कलर का क्यों है? अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल हो तो व्हाइट कलर के हैं। ये जो रेड कलर के जो सेल है ये रेड कलर के क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हीम है, सो हीम गिव्स द रेड कलर। ये जो हीम, ये जो पार्ट है हीमोग्लोबिन में से, तो हीम की वजह से ही रेड ब्लड सेल रेड कलर के होते हैं। ओके, आपने देखा होगा ये जो अर्थ फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है कि अगर हीमोग्लोबिन की बात अगर हो रही है तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड सब एमसीक्यू आपके माइंड में पॉपुलेट होने चाहिए। ओके, इस टाइप की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म का जो कलर है रेड कलर का क्यों है? ये चीज भी हमने देखी थी। कब देखी यार? ये बात कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तब हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि अर्थवॉर्म, व्हाई अर्थवॉर्म इज रेड इन कलर? इट इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। उसके पास भी हीमोग्लोबिन है, इसलिए वो रेड कलर का है। लेकिन उसका जो हीमोग्लोबिन है ये रेड ब्लड सेल में कंटेंट नहीं है, रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं है, वो वैसे ही घूमता रहता है। हीमोग्लोबिन फ्री बर्ड है। ओके, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। सो हीमोग्लोबिन, एक चीज हमने और देखी थी कि वन हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स? ओके, वन हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, उसमें देवी और सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुझे बताइए इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयन दैट इज हीम is in which state? You will find which state of heme in oxyhemoglobin. Is it ferrous or is it ferric? अगर पता अगर होगा तो मुझे जरूर बताना। ओके,
ये एमसीक्यू हमने देखा था, ये उन लोगों को आएगा जो ध्यान से लेक्चर्स देखते हैं, ओके, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, उनको ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन में जो हीम है वो कौन से फॉर्म में रहता है, फेरस फॉर्म में रहता है कि फेरिक फॉर्म में रहता है, पता अगर होगा तो मुझे बताना। अब बढ़ते हैं आगे। सो रेड कलर का है, रेड कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और हम चाहते हैं कि रेड ब्लड सेल में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहे, इसलिए हमने मतलब नेचर ने रेड ब्लड सेल से निकाल दिया न्यूक्लियस, वहाँ से निकाल दिया, वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया, ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन वहाँ पे कंटेंट रख सके यार। लेकिन आपने न्यूक्लियस निकाल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया तो क्या होगा, अब ये सेल खुद होके डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ओके, ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे नहीं होगा, इनके पास तो डीएनए नहीं है, इसलिए इनका लाइफ स्पैन कम है, 120 डेज। 120 डेज के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कौन डिस्ट्रॉय करता है? स्प्लीन डिस्ट्रॉय करता है। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट छूट रहा है यहाँ पे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यार, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास है नहीं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसको एनर्जी किस तरीके से मिलेगी? थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन मिलती है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ हमने रेस्पिरेशन में भी देखी थी। तो 120 डेज का लाइफ स्पैन है, ये चीज़ हमने देखी अभी। तो 180 डेज के बाद स्प्लीन जो है, स्प्लीन इसको क्या करता है? मार देता है रेड ब्लड सेल को। सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज अ ग्रेव एड ऑफ आरबीसी, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, माय नेम इज खान, अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें जो लड़का रहता है शाहरुख का, आई थिंक काजोल का रहता है, ही इज अ फुटबॉलर प्लेयर, वो फुटबॉल खेल रहा है, खेलते 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 उसको मतलब जो अपोनेंट प्लेयर है उसकी एक किक यहाँ पे बैठ जाती है, मतलब लेफ्ट साइड में चेस्ट के नीचे एक किक उसको बैठ जाती है, और उसके बाद वो तुरंत गिर जाता है और मर जाता है। ऑब्वियस इंजरी कोई नहीं दिखती, बाहर कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ है, फिर भी उसकी डेथ हुई है। क्यों? ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द स्प्लीन, स्प्लेनिक इंजरी। ओके, क्या करता है स्प्लीन? स्प्लीन क्या करता है? आरबीसी को मारता है। आरबीसी को मारते वक्त वो क्या करता है? सर्टन अमाउंट ऑफ ब्लड को वो होल्ड कर लेता है। अगर मैं रफली कहूँ तो 1 कप ऑफ ब्लड, 1 कप, एक कप में जितना ब्लड अगर आता है उतने ब्लड को स्प्लीन होल्ड करके रखता है। ये इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ, उतने ब्लड को स्प्लीन होल्ड करके रखता है। अगर उसको अगर इंजरी हो गई तो क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। सो मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग लीड्स टू द डेथ। That is what happens in splenic injury. Okay, तो spleen is called as a grave head of RBC. क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगर आप मान लो हायर अल्टीट्यूड पे अगर चले गए, हायर अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी है, मतलब आप चाहते हो कि जितना भी ऑक्सीजन है आरबीसी जितना भी अवेलेबल है उसको आरबीसी पकड़ ले और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। इन दैट केस बॉडी इंक्रीजेज द काउंट और इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। पॉली मतलब मेनी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, जनरली हायर अल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं या जो लोग रहते हैं उनमें आपको पॉलीसाइथेमिया दिखेगा। क्लियर हो रहा है? टर्मिनोलॉजिस्ट के साथ एग्जामिनर खेल सकता है। उसके बाद देयर आर 2 काइंड्स ऑफ विटामिन, विटामिन B12 एंड विटामिन 9। विटामिन B12 एंड विटामिन 9 दे आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। Purines और pyrimidines, these are involved in the synthesis of DNA. Okay, DNA से तो बनते हैं प्रोटीन, प्रोटीन से तो बनता है सेल। अगर आप में अगर विटामिन B12 या विटामिन 9 की अगर डेफिशिएंसी हो, दैट इज फोलेट की डेफिशिएंसी हो, तो प्यूरिन पायरिमिडिन डेफिशिएंट होगा, डीएनए डेफिशिएंट होगा, प्रोटीन डेफिशिएंट होंगे, इसलिए जो सेल बनेंगे वो ठीक से नहीं बनेंगे और ये जो स्मॉल सेल की जगह आप के बॉडी में मिलेंगे बड़े से सेल। दिस इज कॉल्ड एज अ मेगालोब्लास्टिक सेल। सो विटामिन B12 एंड विटामिन 9 दैट इज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है? कंसेप्ट बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। विटामिन B12, विटामिन 9 नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। इन absence of vitamin B12, vitamin 9 or in deficiency of vitamin B12 and vitamin 9 you will be having, or the particular person or the individual will be having less amount of purines and pyrimidines. फिर there will be defective DNA formation and there will be defective protein synthesis। जो red blood cell बनेंगे defective बनेंगे, बड़े बनेंगे। The condition is called as megaloblastic cell, that is called as a megaloblastic anemia। मतलब सेल ही डिफेक्टिव बन गए, मतलब क्या है, वो जो सेल है जल्दी से मार गिराए जाएंगे स्प्लीन में, इसलिए क्या होगा, सेल जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर क्या हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ओके, तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना मतलब एनीमिया।
Okay, so this kind of anemia is called as megaloblastic anemia. There are types of anemia. One is iron deficiency anemia जो इंडिया में सबसे कॉमन है, but here we are talking about megaloblastic anemia. Clear है? Okay, so this was all about the red blood cell. एक बार देख लें, क्विकली रिकैप कर लेते हैं. मोस्ट अबेंडेंट से 5 मिलियन सेल्स है आपकी इसमें फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, जबकि इंट्रायूटेराइन लाइफ में फॉर्म होती है लिवर एंड योक सैक में. रेड कलर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए ज़्यादा इनके लाइफ भी नहीं है. 120 डेज की लाइफ है. आफ्टर 120 डेज उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवहेड ऑफ आरबीसी. अर्थवर्म भी रेड कलर का है क्योंकि उसके पास भी हीमोग्लोबिन पिगमेंट है. ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट एरिथ्रोसाइट, दैट इज रेड ब्लड सेल. चलो अब देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल, दीज आर ऑल द व्हाइट ब्लड सेल. हमने देखा कि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन CO2 को कैरी करना. व्हाइट ब्लड सेल का काम है डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी की मिलिट्री को बनाना. दैट इज ये काम है व्हाइट ब्लड सेल का. ये डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स हैं हमारे. ओके, अब इनके जो अलग अलग नाम जो दिए हैं, ये दिए हैं बेस्ड ऑन द स्टेन दैट दे टेक. मतलब जब हमने ब्लड ले लिया, ब्लड में से हमने सेल ले लिए, सेल को आप स्लाइड पे डालोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे, उसको देखने के लिए जब आप स्टेन डालते हो, स्पेशल कुछ लिक्विड्स डालते हो, तो ये अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइप के लिक्विड को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे इनके नाम दिए हैं. जैसे इओसिन स्टेन को, इसका जो बिहेवियर है इओसाइनोफिल का, इस सेल का, based on that behavior this cell is called as eosinophil, like that. Okay, so we have neutrophil, we have eosinophil, we have basophil, we have mast cell, we have monocytes and lymphocytes. यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन सब के पास ग्रैन्यूल्स हैं. ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो इनके पास ग्रैन्यूल नहीं है. सो WBC में ये जो सेल्स है पहले 4, इनको कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, जबकि ये जो सेल्स है दोनों जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है उनको कहते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स. ओके, अब ग्रैन्यूल्स क्यों है? ग्रैन्यूल्स इसलिए है, मतलब देखो जो मिलिट्री में जो हमारे सोल्जर है उनके पास गन रहती है, राइट? तो ऐसे ही इनके पास ग्रैन्यूल्स है. ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स इनके ऊपर जब अटैक करते हैं तो ग्रैन्यूल्स को छोड़ देते हैं ताकि उसको मार पाएंगे. क्लियर है? सो दीज आर द ग्रैन्युलोसाइट्स, दीज आर द अग्रैन्युलोसाइट्स. यहाँ पे काफी अच्छे MCQ फ्रेम होते हैं, वो भी देखेंगे हम. ओके, सो न्यूट्रोफिल, कैन यू सी हियर, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना उसको लोब है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी लोब स्ट्रक्चर. Obviously, the white blood cell they are formed in a bone marrow. Fine. So neutrophils have multi-lobed nuclei. यहाँ पे भूलना नहीं है, multi-lobed nuclei. जबकि eosinophil बाइलोब्ड है और बेसोफिल एस शेप है. हमेशा जो मोस्ट कॉमनली MCQ पूछा जाता है न्यूट्रोफिल पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव अ मल्टी-लोब्ड न्यूक्लिया, दैट इज न्यूट्रोफिल. उसके बाद सबसे ज्यादा ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा जो सेल्स है वो है न्यूट्रोफिल, 60%. ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है क्योंकि NCERT में दी है, जबकि ये 3% है, ये 0.5% है. ओके, अब न्यूट्रोफिल जो है ये किस तरीके से फॉरेन पैथोजन को मारता है, मतलब बैक्टीरिया को किस तरीके से मारता है? थ्रू द फैगोसाइटोसिस. ये बैक्टीरिया को किल करता है. हमने देखा था इम्यून सिस्टम का चैप्टर. आप यार वो जो टॉपिक है इम्यून सिस्टम, इट इज़ द फैंटास्टिक टॉपिक. मैंने काफ़ी बेस्ट विजुअल के साथ वो टॉपिक आपके लिए डिज़ाइन किया है. ओके, तो अब तक अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा. ये सब चीज़ें मैंने दिखाई है वहाँ पे कि फैगोसाइटोसिस एग्जैक्टली किस तरीके से होता है और ये जो सेल्स है अलग अलग सेल्स किस तरीके से एक्ट करते हैं. ये चीज़ आपकी होना ज़रूरी है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे दिस इज अ इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट. ओके, क्लियर है? तो इम्यून सिस्टम को आपने मिस नहीं करना है. इसके बाद इस ट्यूटोरियल के तुरंत बाद वो टॉपिक आपने देखना है. सो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस एंड मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस के थ्रू फॉरेन पैथोजेंस को मारते हैं. फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन का एंगल्फ करना और उसको मार डालना. ओके, साइटोसिस मतलब सेल को मार डालना, फॉरेन सेल्स को मारना. ओके, ये MCQ 2020 में भी आया था, उसका हमने कैटरिक भी देखी थी, दैट इज मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर द सेल व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन फैगोसाइटोसिस. ओके, उसके बाद इओसाइनोफिल. आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे बड़े सेल कौन है? यहाँ पे इओसाइनोफिल. और सबसे बड़ा पैथोजन कौन रहता है? पैरासाइट्स. कितने बड़े बड़े पैरासाइट्स रहते हैं? कुछ पैरासाइट्स तो मीटर्स में भी रहते हैं. ओके, तो बड़े पैरासाइट्स को मारने के लिए बड़े सेल की हमें जरूरत है. सो वी हैव इओसाइनोफिल व्हिच डील्स विद द पैरासिटिक इन्फेक्शन. मतलब पैरासाइट मतलब क्या? हमने देखा था कि
मलेरिया, उसमें हमने देखा स्पोरोसाइट्स आ जाता है बॉडी में, मॉस्किटो जो स्पोरोसाइट्स को इंजेक्ट कर देता है बॉडी में। अगर स्पोरोसाइट अगर बॉडी में आ गया तो स्पोरोसाइट्स के को मारने के लिए कौन जाएगा, ईओसाइनोफिल जाएंगे, क्योंकि बड़े साइज का स्पोरोसाइट, उसको मारने के लिए ईओसाइनोफिल जाएंगे। ईओसाइनोफिल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। हमने देखा था आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। जब आईजीई आ जाता है उसके साथ ईओसाइनोफिल भी आ जाता है, यहाँ पे भूलना नहीं है। ओके, बेसोफिल, दिस आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ओके, एंड इट सिक्रेट्स, बेसोफिल एंड मस्ट सेल, ये लोग क्या सिक्रेट करते हैं, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन को सिक्रेट करते हैं। दिस कॉजेज द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे एक एक पॉइंट पे एमसीक्यू फ्रेम हो रहे हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं, बेसोफिल मस्ट से सीरोटोनिन हिस्टामाइन सिक्रेट करते हुए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यहाँ पे होती है। मतलब मान लो कि आपको किसी मॉस्किटो ने यहाँ पे काट लिया या तो फिर आप कहीं पे गिर गए, चोट लग गई, तो वहाँ पे रेडनेस जो आता है, इट इज बिकॉज ऑफ द सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन, इट इज बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द बेसोफिल्स एंड मस्ट सेल्स। क्लियर है? ओके, सो ये है ग्रैनुलोसाइट्स, हमने देखा। ओके, ग्रैनुलोसाइट्स में अब ये जो न्यूट्रोफिल, ईओसाइनोफिल, बेसोफिल एंड मस्ट सेल्स एंड पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल आपके अलग, आपको जो है अलग अलग शेप का यहाँ पे मिलेगा। कभी 2 लोब मिलेंगे, कभी 3 लोब, कभी 4 लोब इसको मिलेंगे, मतलब अलग अलग शेप में न्यूट्रोफिल आपको मिलेगा अगर आप माइक्रोस्कोप में न्यूट्रोफिल को स्टडी करते हो तो। इसलिए न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स भी कहते हैं, पीएमएन सेल्स कहते हैं उसको। ओके, जो अलग अलग शेप में दिखाई देता है, पीएमएन सेल, दीज आर ऑल द पीएमएन सेल्स, बट पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स आर द पीएमएन सेल्स। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया 2012 में पूछा था पीएमएन कौन है, न्यूट्रोफिल है। ओके, अनदर एमसीक्यू, सबसे ज्यादा अबेंडेंट कौन है, ऑल इंडिया 2013, न्यूट्रोफिल, मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी। ओके, ऑल इंडिया 98 में पूछा था, बताओ कि कौन ग्रैनुलोसाइट है, कौन ग्रैनुलोसाइट नहीं है। ऑल इंडिया 2008 में पूछा था कि बताओ पैरासाइटिक इन्फेक्शन के साथ कौन डील करता है, ईओसाइनोफिल डील करते हैं। ओके, ऑल इंडिया 2007 में पूछा था कि हिस्टामाइन, सीरोटोनिन कौन रिलीज करता है, बेसोफिल, मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं। ओके, जिपमर 2015 में पूछा था कि इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बेसोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। इंफ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब इंफ्लेमेशन हो जाना, मतलब सूजन आ जाना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो। ओके, और जिपमर 2018 में पूछा था कि मस्ट सेल, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो कितने एमसीक्यू बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलो, और इनको कहते हैं अग्रैनुलोसाइट। ओके, सो यहाँ पे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप के सेल्स हैं हमारे पास, बी सेल्स एंड देन वी हैव टी सेल्स। ओके, बी सेल्स जो एंटीबॉडी सिक्रेट करके मारते हैं पैथोजन को, टी सेल बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी सिक्रेट करने के लिए, सिक्रेट तो बी सेल ही करेंगे, पैथोजन को मारने के लिए हेल्प करते हैं। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटिस मारते हैं। ओके, मोनोसाइट कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गन्स में माइग्रेट होते हैं, खुद को डेवलप कर देते हैं, उनको कहते हैं मैक्रोफेजेस। सो मैक्रोफेजेस आर नथिंग बट द डेवलप्ड मोनोसाइट्स। फॉर एग्जांपल इन लिवर द मैक्रोफेजेस आर नोन एज कफर सेल्स। क्लियर है? और इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द मैक्रोफेजेस आर नोन एज ग्लायल सेल्स। ओके, तो लिवर के बारे में आप याद रखना, इन लिवर मोनोसाइट्स गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू मैक्रोफेजेस, डेवलप हो जाते हैं, मैक्रोफेज बन जाते हैं, उनको कहते हैं हम कफर सेल। ओके, यार ये चीज क्यों हुई कि लिवर में मैक्रोफेज क्यों बनाया नेचर ने? देखो यार, ब्लड में तो ये सब आपके डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सब मिलिट्री आपने तो रखी है ब्लड में, लेकिन मान लो ब्लड के थ्रू पैथोजन जो है लिवर के अंदर चला गया, तो लिवर के पास भी तो खुद की एक मिलिट्री होनी चाहिए, तो इसलिए नेचर ने ये चीज की है। ओके, यहां तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। ये चीज हमने देखी थी इम्यून सिस्टम में कि मान लो यहाँ पे कि ये जो आपका आउटर लेयर ऑफ द स्किन है, यहाँ पे आपको इंजरी हो जाती है, और इंजरी होने के बाद आप नीचे गिरते हो, और नीचे गिरने के बाद वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगता है, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे तुरंत प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या होता है, बेसोफिल्स आ जाता है, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ईओसाइनोफिल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया है, मैं इसलिए ये चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस पे जो है स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, उसका क्या फंक्शन है। ये सब चीज़ें हमने इम्यून सिस्टम में देखी है, जिसके बारे में मैं इसके पहले बात कर रहा था 5 मिनट पहले। इम्यून सिस्टम का टॉपिक आप देखना, वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में बताई है। लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि ये जो प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट यार एक्चुअली है क्या। ओके, सो प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। ओके,
Red blood cells, they are known as erythrocytes. White blood cells, they are known as leukocyte. Okay, and platelets, they are known as thrombocytes. Okay, सो प्लेटलेट्स ऑब्वियसली बोन मैरो में बनते हैं, जो ब्लड सेल्स है बोन मैरो में बनते हैं। ओके, जब प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज हो जाता है उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। सिस मतलब इंक्रीज होना, पेनिया मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाना। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं रहता है, लाइफ स्पैन 8 to 10 डेज, बस 10 दिन के अंदर इनको खत्म कर देती है बॉडी। न्यूक्लियस है नहीं ज़्यादा, ये खुद के प्रोटीन भी नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए इनका लाइफ स्पैन कम है। ओके, ये चीज़ तो होगी प्लेटलेट के बारे में। तो हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ एक्चुअली है क्या? ओके, सो ये है सेल्स ऑफ द बॉडी। मान लो ये लीवर के सेल है, पैनक्रियास के सेल है, और इन सब ऑर्गन्स के पास हमने दिए हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के थ्रू न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों को सेल के पास पहुंचाया जाता है। ओके, सो ये है ब्लड वेसल एंड दीज आर द सेल्स ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे देखो ये WBC, वाटर, रेड ब्लड ये सब फ्लो होते होते यहाँ पे आ गए। अब क्या होता है, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन देना है, विटामिन देना है, हार्मोन्स को यहाँ पे हमें डिलीवर करना है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है यहाँ पे इस तरीके से इंटरसेल्यूलर स्पेस में एंटर कर जाता है, और ये जो यहाँ पे जो फ्लूइड बनता है, यहाँ पे है वाटर, यहाँ पे WBC, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। कुछ यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब लोगों को यहाँ पे डिलीवर करना है। कुछ लोगों को यहाँ से उठा के बाकी पार्ट में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लाइक दैट। सो इन सब चीज़ें किस के थ्रू हो रही है? थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो रही है। यहाँ पे कंप्लीट इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वाटर विथ WBC एंड सम प्रोटीन्स। दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, यहाँ पे रेड ब्लड सेल नहीं रहेंगे। रेड ब्लड सेल हो गया मतलब तो ब्लीडिंग हो गया यार। तो रेड ब्लड सेल ऐसे नहीं आते हैं। रेड ब्लड सेल यहाँ से अपना ऑक्सीजन यहाँ पे डिलीवर कर देते हैं। वो चीज़ हमने देखी थी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। खुद रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं जाता है हीमोग्लोबिन देने के लिए। ओके, तो ये चीज हो गई। सो यहाँ पे देखो वाटर आ गया, WBC आ गया, प्रोटीन्स आ गए। ओके, और ये यहाँ से लीक क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसके वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड होता है, मतलब ब्लड वेसल में एक प्रेशर बिल्ड होता है, और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेशर यहाँ पे WBC जो माइग्रेट करते हैं, ये जो माइग्रेशन है इसको कहते हैं डायपेडिसिस। इसको क्या कहते हैं? डायपेडिसिस। पर्टिकुलरली हम वर्ड तब यूज करते हैं जब WBC किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए जब उसके पास जाता है, तब हम डायपेडिसिस इस वर्ड को यूज करते हैं। ओके, सो इसको कहते हैं डायपेडिसिस। अब देखो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये WBC बाहर तो आ गए, लेकिन अब ये अंदर कैसे जाएंगे यार? ओके, तो अंदर लेके जाने के लिए बॉडी के पास एक अलग सिस्टम है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, अब देखो ये लिम्फेटिक वेसल यहाँ पे है। लिम्फेटिक वेसल क्या करते हैं, ये जो WBC वाटर है इनको ये लिम्फेटिक वेसल ले लेता है। ओके, लेने के बाद लिम्फेटिक वेसल इसको आगे चल के फिर थोरैसिक डक्ट के थ्रू फिर से मेन सर्कुलेशन में इन लोगों को पहुंचाया जाता है। ओके, सो लिम्फेटिक वेसल में क्या रहता है? लिम्फ रहता है। सो ये जो है वाटर, WBC, प्रोटीन, इसको कहते हैं लिम्फ। सो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज नथिंग बट द वाटर प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन्स प्लस WBC। लिम्फ में जो है, लिम्फ में यहाँ पे कभी भी आपको RBC नहीं मिलेंगे। ऑल इंडिया 2002 में MCQ पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और देखो आगे, अब ये जो WBC है यहाँ पे देखो बैक्टीरिया भी आ जाएंगे अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पे WBC बैक्टीरिया ये आगे चल के यहाँ पे लिम्फ नोड्स में जाते हैं। ओके, लिम्फ नोड स्मॉल नोड लाइक स्ट्रक्चर रहता है बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी लिम्फ नोड्स है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे WBC और यहाँ पे जो बैक्टीरिया इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा उन दोनों का इंटरेक्शन होता है लिम्फ नोड्स में, इसलिए लिम्फ नोड को क्या कहते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। NCERT का पॉइंट है आपका। ओके, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और द बोन मैरो जहाँ पे बनते हैं WBC, लेकिन लिम्फ नोड्स आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वेयर द एंटीजन एंड एंटीजन एंड द डिफेंस मैकेनिज्म सेल की जो इंटरेक्शन है यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, लिम्फ नोड्स क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी अगर आपको सर्दी बुखार खांसी अगर आ जाती है तब कभी कभी कान के पीछे छोटा सा एक लिम्फ नोड बड़ा हो जाता है, या तो फिर गले में छोटे छोटे लिम्फ नोड जो है बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन को जो बैक्टीरिया है इनको लाया जाता है लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में उनको मतलब ब्लड में भी उनको मारा जाता है, लेकिन सबसे पहले जो लड़ाई होती है लिम्फ नोड में होती है, और इसलिए लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। ओके, इसलिए हमें जब बुखार आता है तो काफ़ी बार लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, और इसलिए अब कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो इसलिए हाथ चेक करके देखते हैं टॉन्सिस और लिम्फ नोड को देखते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। सो एक तो है हमारी ब्लड वेसल की सिस्टम। ओके, वेसल्स वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स है, दैट इज आर्टरीज है और वेन है, और इसी तरीके से हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स भी है। ये देखो, क्योंकि टोटल बॉडी में लगेंगे आपको लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, सो इस तरीके से है। सो दो टाइप की सिस्टम है बॉडी में, एक है वास्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है। लिम्फ क्या है, एमसी को काफ़ी बार पूछा जाता है कि लिम्फ जो है इसके जो कंटेंट है ये काफ़ी रिसेंबल करते हैं किसके साथ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। ये देखो, इसको कहते हैं कंसेप्ट बिल्ड करना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जैसे ही लिम्फ के आपके जो कंटेंट है बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। ओके, हल्का सा डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज इट इज वेरी मच सिमिलर। ओके, बॉडी में काफ़ी जगह पे लिम्फ नोड्स बिखरे पड़े हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं दिखाए दिए हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। टर्मिनोलॉजी समझ लो एक बार। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज प्लाज्मा प्लस WBC, उसमें RBC नहीं रहेंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, RBC यहाँ पे नहीं रहेंगे। ब्लड में क्या है, ब्लड में RBC है, WBC है, प्लाज्मा है। वेरी गुड। उसके बाद प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा मतलब ब्लड माइनस सेल्यूलर कंपोनेंट। आपका जो ब्लड है वो उसमें से आपने फॉर्म एलिमेंट निकाल दिए, आपको मिल जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा में से आप कोएगुलेशन फैक्टर्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल लो तो आपको मिल जाएगा सीरम। ओके, सो ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना जरूरी है। ओके गाइस, तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा ब्लड, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ब्लड सेल को डिटेल में हमने देखा। उसके बाद हमने लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ का स्ट्रक्चर देखा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।